देखो, हम लोग अलैंगिक जनन समाप्त कर चुके हैं। अब उससे संबंधित 146 पेज नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है ना, हम उसी प्रश्न को देख रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें जो है वो कहता है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों अलैंगिक जनन की विधि है, और इसके पहले जो परिभाषा लिखा चुके हैं ना, उसी के आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर दिए। बस परिभाषा ही लिख देते ना, द्विखंडन का परिभाषा लिख देते पहले, उसका एग्जाम्पल लिख देते, फिर उसके नीचे बहुखंडन का परिभाषा लिख देते और उसका एग्जाम्पल लिख देते, तो अंतर हो गया, वो भी अंतरे कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ कॉलम बना करके लिख दिए हैं सुविधा के लिए। एग्जाम में तुमको इसी तरह लिखना है, और अगर एग्जाम हुआ तो, नहीं तो फिर बात नहीं। यहाँ कहता है द्विखंडन में इसमें कोशिका के 2 भागों में विभाजित होना, एक घटना, ठीक है। और बहुखंडन में इसमें कोशिका के 2 से अधिक भागों में विभाजित होना। ये जो होता है वो सामान्य परिस्थिति में संपन्न होता है, और ये विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति में कहने का मतलब जो तुमको बताया था कि विषम परिस्थिति में प्लाज्मोडियम का जो पोटी है, जिसको गुच्छ कहते हैं, बंडल नहीं, वो स्वतः फट जाता है, और फट करके वो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो गया, जो कि फिर नए जीव बन जाते हैं। नहीं तो उदाहरण देती है लास्ट में हम तीसरा पॉइंट में। क्या उदाहरण दे दी थी? अमीबा, लेशमानिया, उसमें भी लिखाए थे, देख लेना तुम। में द्विखंडन होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी के जो वाहक है, उसमें बहुखंडन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बीजाणु जनन द्वारा किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। इसका आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोले थे अभी ना, उसका आंसर यही है। बीजाणु धानी द्वारा जीव जनन करते हैं तो किस प्रकार वो लाभान्वित होता है। नहीं, देखो ये कोशिकीय जीवों में ये होने वाला जनन है। अलैंगिक जनन, जो जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं वो सारे कोशिकीय जीवों में होते हैं। नहीं, और एक कोशिकीय जीवों का भी एक प्रकार का जनन है, बीजाणु जनन। नहीं, बीजाणु जनन जैसे कि तुमको बताए थे, बीजाणु समासन उसी का ये क्वेश्चन है, जिसमें पावरोटी पर यानी ब्रेड पर जो उग आता है, ठीक है ना, और उगने से जो हरे रंग का जो कवक जो बन उठ जाता है ना, वही चीज़ है। तो इसमें क्या है कि इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित हो जाते हैं। देखो कि एक दिन बासी रोटी देखोगे तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में रहता है, फिर अगले दिन के लिए रख दो तो पूरा छा जाता है, फिर और एक दिन रख दो तो पूरा घनघोर छा जाता है। असल में क्या होता है जानते हो? असल में होता है कि इसमें बीजाणु धानी फूटता है, और वहीं दूर दूर तक जो है ना वो फैल जाता है, और जब फैल जाता है ना तो फिर वो नया जीव उत्पन्न कर लेता है। नया जीव उत्पन्न करने के कारण क्या है कि उसकी संख्या असंख्य हो जाती है, माने आबादी काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कि उसका जो इस स्पीसीज का अस्तित्व समाप्त होता ही नहीं, और जब समाप्त नहीं होता है तो लाभान्वित तो है, जनसंख्या बरकरार रहे, बना रहे किसी भी जीव का, तो अच्छी बात है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में पुनरुद्ध भवन क्यों नहीं होता है। देखो, बहुकोशिकीय जीवों में उस समय जब बताए थे पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा जनन कैसे होता है, जानते हो कि पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा जनन होता है कि अगर किसी कारणवश कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए आपदा की वजह से, या कोई अन्य घटना की वजह से ना, तो क्या होता है कि वो नए जो कोशिका के जो टुकड़ा टुकड़ा होता है ना, वो एक नए जीव बन जाते हैं। प्लेनेरिया उसी में से था। नहीं, पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा जनन करने वाले। अब इंसान भी अगर पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा जनन करे तो अभी पूरे विश्व की जनसंख्या अनगिनत हो जाता है। एक घर के सदस्य का जनसंख्या अनगिनत हो जाता नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में यह संभव नहीं है पुनरुद्ध भवन, चाहे द्विखंडन, चाहे बहुखंडन, चाहे मुकुलन। ऐसा थोड़े ना कि मुकुलन बहुकोशिकीय जीवों में इंसान में एक यहाँ पर प्रवर्त जम उगता, फिर यहाँ धीरे धीरे वो बड़ा होता, फिर वो कट करके अलग हो जाता। मुकुलन में वही कहता है ना, तो संभव तो है नहीं मुकुलन वगैरह। पुनरुद्ध भवन भी संभव नहीं है।
क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग चाहिए। सभी कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग अंग है। नहीं, अब हर अंग अलग अलग कोशिका से बना हुआ है। अब हर कोशिका अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका है। नहीं, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका जब अलग हो जाए तो फूट जाए ना, तो फिर नया जीव थोड़ी ना बन सकता है। पुनरुद्भवन में वैसा संभव नहीं है। तो इसका आंसर हम दिखाने जा रहे हैं, तुम लोग को लिखोगे। अभी अभी जो चीज़ तुमको बोले वही चीज़ हम लिखा दिए। क्या लिखा है देखो, कहता है कि पुनरुद्भवन एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होने वाला एक जनन की एक विधि है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में ही ये संभव हो सकेगा। जटिल संरचना वाले जीव इंसान है, बहुकोशिकीय जीव है, जानवर है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। नहीं, तो जटिल संरचना वाले जीव जो है ना, वो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका के से बने होते हैं या नहीं। और इन कोशिकाओं में उतनी क्षमता नहीं होती है कि ये कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो नए जीव बन जाएंगे। मान लो ये हाथ अगर कट उठ जाए तो इस कोशिका में उतनी क्षमता नहीं कि नए जीव बन सके, पैर भी नहीं हो सके। ठीक है, तो जटिल संरचना वाले जीव में जो है वो पुनरुद्भवन संभव है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे। देखो, कायिक प्रवर्धन से निम्नलिखित लाभ है। तुमको शुरू में ही बताए थे कि इसमें इस विधि से जो पौधे हमको प्राप्त होते हैं तो उसमें जल्दी फल और फूल लग जाता है, या फल और फूल लगा हुआ हमको मिलता है मार्केट से, नर्सरी से जब लाते हैं पौधा तब नहीं तुरंत फल जाएगा, फलने रहता है, फल जाएगा क्या। ठीक है, और नहीं भी तो अगले सीजन में लगे। जैसे कि आम वगैरह का भी लगा के रखा होगा तो आपका सीजन अभी नहीं तो फल तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन सीजन आएगा आम का तो तुरंत फल जाएगा। नहीं, तो इस विधि में कुछ लाभ है। क्या लाभ है कि कुछ पौधों में बीजों से नए पौधे उगाने की क्षमता नहीं होती है। जैसे आलू में भी बीज हो सकता है, होता है आलू में बीज? नहीं होता है। केला में बीज से अगर फल उगाएगा तो बहुत काफ़ी, बीज से अगर पौधा उगाएगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे पौधे हैं जो बीजों से पौधे उगाने की क्षमता होती ही नहीं, तो इसलिए इसको इसी विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गन्ना हो गया, केला हो गया, आलू है, बीजहीन अंगूर है। अंगूर का भी जो है ना काई पर लत जैसा होता है ना, पूरा एकदम झाड़ीदार, देखा होगा तुम लोग अंगूर का, जिस प्रकार सीम का जो लत होता है ना उसी प्रकार अंगूर का भी लत होता है, पता है। तो लतें काट करके लगा देता है। हम एक सर के यहाँ से लाए थे, लत काट करके नहीं लगा, हमारा लगाने का तरीका हमको नहीं पता होगा इसलिए नहीं लगा। तो काई प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो दूसरा नंबर कि जिन पौधों की बीजों की सुसुप्तावस्था अधिक है, माने सुसुप्तावस्था कहने का मतलब कि जिस पौधे में का बीज काफ़ी लंबा समय तक अंकुरने में लगा लेता है, लंबे समय तक वो रखा रहा बुरा नहीं, तो इससे बेहतर है कि कायिक प्रवर्धन से तुरंत हम उगा लेंगे। तो सुसुप्तावस्था माने वो बीज जितने भी रहते हैं वो सुसुप्तावस्था में ही रहते हैं। उसको फिर मिट्टी में, नमी युक्त मिट्टी में अगर उसको गाड़ दिया जाता है ना या रोपित कर दिया जाता है तो वो जागृति अवस्था में आ जाता है, और जागृत अवस्था में आता है तो फिर हमको जैसे गेहूँ वगैरह को हम लोग खेत में डाल दिए ना और मिट्टी से उसको ढक देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद उसको थोड़ा हीट होने देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद उसको क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं, पानी दे देते हैं उसमें, तब ये अंकुर आ जाता है चटके और तुरंत उग जाता है। नहीं, कुछ ऐसे पौधा का बीज है जो काफ़ी लंबा समय लगता है ये ऐसा होने में, तो इससे बेहतर है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा शीघ्र उसका हम प्राप्त कर ले उस पौधे को। ठीक है, तो अधिक समय लगता है। कायिक प्रवर्धन से समान जीन वाले पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अभी तुमको बोले कि एकदम सेम क्वालिटी का जो है ना फल तुमको देने लगेगा। जो उसका पैतृक पौधा था, पेड़ था,
उसमें जैसा फल था वैसा ही फल ये भी देगा, क्योंकि उसी का तो भाग है, ये टहनी है कि नहीं, तो ऐसा होगा। इस विधि से पौधों की जातियों में शुद्धता कायम रहती है, ठीक है। और इस विधि द्वारा प्राप्त पौधों में फूल और फल जल्दी ही लग जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब 5 में देखते हैं क्या कहता है। निषेचन किसे कहते हैं? ये लैंगिक जनन की घटना है, अलैंगिक जनन की घटना नहीं है। कहता है कि लैंगिक जनन में नर युग्मक जिसको शुक्राणु और मादा युग्मक जिसको अंडाणु कहते हैं के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। अब पता है कि ये तुम्हारा हो गया शुक्राणु, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा अंडाणु, मान लो अंडाणु, ठीक है। इन दोनों के संयुग्मन से यहाँ पर जो बनता है वो बनता है निषेचन, ठीक है। निषेचन के उपरांत जो यहाँ बनता है उसको हम लोग कहेंगे भ्रूण, ठीक है। भ्रूण जब थोड़ा सा और विकसित होता है तब वो हो जाता है गर्भ होता है, गर्भ नहीं होता है। गर्व माने गर्व करना, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, वो नहीं, गर्व, ठीक है। ये गर्व यहीं से जो है ना सास लोग आफत मचा देता है। चेक करा क्यों? इसी जगह पर आकर के जो है ना उसके कुछ अंग दिखाई देने लगते हैं, हाथ पैर आँख कान वगैरह, थोड़ा सा कुछ भाग दिखाई पड़ता है, छोटे भाग दिखाई पड़ते हैं। वो सोनोग्राफी में पता चलता है, अल्ट्रासाउंड में। और फिर यही गर्भ जब विकसित होता है ना तो क्या बन जाता है? शिशु, ठीक है। और शिशु जहाँ बना मैंने उसके हाथ पैर आँख कान नाक मैंने शरीर के सभी अंग स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा आप स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ दिखने लगेगा। फिर इस जगह के बाद माँ के पेट से फिर वह बाहर आता है। तो निषेचन की इस प्रक्रिया के क्रम में मानवों में कितने महीने का समय लग जाता है? 9 महीने का। हाथियों में 13 महीने का, और हाँ 13 महीने लगता है उसमें। गाय में भी 9 महीने लगता है, ठीक है। और कुत्तों में 3 महीना लगता है। किसमें? गधा में 1 साल लग जाता है। तो गधा वो गधा ही है, तो 1 साल लगेगा। इसका नाम ही गधा इसलिए रखा गया है कि 1 साल में एक बच्चा पैदा करोगे। हम लोग के घर की जो बकरियां हैं वो 1 साल में 2 बार जन्म दे देते हैं ना, 6 माह। तो वो ज़्यादा पैदा हो कि कुछ को बेच दो, कुछ को जुमराज के लिए तुम उसको आज़ाद छोड़ दो, उसको अपने, ठीक है। तो ये देखो उसमें जानते हो यहाँ बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में सब लिखा हुआ था कि कितने दिन तक ये जन्म करता है, कितने दिन के बाद इसमें बच्चा देता है। जितने भी जानवर था ना सबका लिखा हुआ था उसमें, पूरा डिस्क्रिप्शन उसका। जो भी वाइल्ड एनिमल जो देखने गए थे उसमें सब में था उसका फीचर्स, कब जन्म करता है, कितने बच्चे देते हैं, कितने दिन में देते हैं, वो सब। तो जन्म हो गया, एक निषेचन हो गया। अब निषेचन के जो प्रकार हैं वो तुमको लिखाने जा रहे हैं। लिखोगे निषेचन के 2 प्रकार, ठीक है। निषेचन के 2 प्रकार, एक है तुम्हारा आंतरिक निषेचन और एक है बाह्य निषेचन। तुमको शायद ये डायग्राम बना करके दिए थे एक बार,
आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन भी जो होते हैं ना वो दो प्रकार के, जिसको हम अंडप्रजक, अंडप्रजक, ठीक है, और इसको हम जरायुज कहेंगे। ठीक है, अंडप्रजक माने अंडे देने वाले प्राणी। ठीक है, जरायु माने बच्चे, शिशु जन्म देने वाले प्राणी से देखिए कौन है, शिशु जन्म देने वाले प्राणी। ठीक है, बाह्य निषेचन जो होता है ना वो खास करके तुमको देखोगे कि ये मेढक हो, मछली हमको लिखना चाहिए था, और ये मछली, ये सारे जो है ना वो बाह्य निषेचन करते हैं। नहीं, इस डायग्राम को लिखो तुम लोग और तुमको बता दे कि आंतरिक निषेचन क्या है। लिखाएंगे नहीं लेकिन सब तुम लोग जानिए रहोगे, फिर भी हम दिखाते बोल देना। आंतरिक निषेचन माने माँ के शरीर के अंदर, माँ के शरीर के अंदर एक जगह बना हुआ है जिसको बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय में ये शिशु पलते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो आंतरिक निषेचन को दो भागों में, एक अंडप्रजक माने अंडे देने वाले प्राणी, और एक जरायुज माने जो शिशु को जन्म देने वाले प्राणी। नहीं, दो है इसमें से आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वाले जो आते हैं वो मेढक है और मछली है, माने जलीय प्राणी जितने भी है ना वो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बाहर पानी के सतह पर आकर के निषेचित होते हैं, और निषेचित होते थे एक साथ सैकड़ों अंडे क्या करते हैं वो जन्म देते हैं, लार्वा बनता है उसका। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो जरायुज नहीं होता है, वो डिम्ब निकलता है उसका। ठीक है, तो देखा होगा तो छोटा छोटा डिम्ब टाइप का रहता है, और वहीं से नए जीव विकसित होते हैं। मेढक में देखा होगा जो पूंछ वाला आता है मेढक, टेडपोल, नहीं टेडपोल पूरा पानी पर तैरता है। धोखा से कभी मछली समझ करके हम लोग पकड़ करके ले आते थे उसको, घर आते थे तो पता चलता था कि ये मछली नहीं, ये मेढक है। धीरे धीरे उसका पूंछ कट जाता है, फिर वो उछल उछल करके चलने शुरू करता है। नहीं, तो बाह्य निषेचन उसमें होता है, मछली में भी बाह्य निषेचन होता है। और अंडे देने वाले प्राणी तो हम लोग जानिए रहे कि कौन कौन से प्राणी अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी बच्चा देता है, अंडा देता है ना, अंडा देने वाले प्राणी। नहीं, कोई एक ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो अंडा नहीं देता है, बच्चे को जन्म देता है, चमगादड़। ठीक है, तो कोई ऐसा जीव है फोर फुटेड या तो कोई जो अंडा देता है बच्चा नहीं देता है? मगरमच्छ है, पते नहीं है हम लोग को क्या तो ये निषेचन प्रकार हो गया। ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है ना उसका हम लिखाने से पहले जरा पुष्पी पौधों के लैंगिक अंगों का नाम बता देते हैं कि ये जननांग कौन कौन से होते हैं। पुष्पी पौधों में नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग को हम लोग पुंकेसर कहेंगे। इसमें जो होता है वो परागकोश होता है और परागकण होता है और एक तंतु होता है जिसको पराग नलिका कहते हैं। तंतु को सबका कार्य बताएंगे जब दिखाएंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार संपन्न होती है तो इन्हीं सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे और बताएंगे। नहीं, स्त्री केसर जिसको हम मादा जननांग कहेंगे, स्त्री केसर के अंतर्गत वर्तिकाग्र, अंडाशय और एक अंड कोशिका होता है। नहीं, तो इस प्रकार क्या होगा कि पुष्पी पौधों के जननांग के हम नाम बताए। ठीक है।